नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका ई एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं, अभी हमने हाल ही में नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी हमने सीरीज़ स्टार्ट की है। तो उसी क्रम में ये अगला सेशन है जिसमें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे WHO के बारे में। और WHO के बारे में हम पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे। इसके उठाए गए प्रयास क्या रहे, है ना, इसकी पृष्ठभूमि क्या रही, इसके भारत के संबंध में क्या प्रयास रहे हैं भारत के साथ मिलकर। तो हम सारी की सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और इसके जो भी क्या कहते हैं संस्थाएं हैं, छोटी या बड़ी, उन सभी को डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी से बस एक ही निवेदन है कि यदि आपको हमारा सेशन पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये आपको सेशन कैसा लगा। आप इसी तरीके की वीडियो डेली प्राप्त करते रहें, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं इस सेशन की तरफ। उससे पहले अगर आपको इसकी PDF को फ्री में डाउनलोड करना हो तो आप हम जो लिंक शेयर कर देते हैं वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक शेयर करते हैं, वहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए बढ़ते हैं सेशन की तरफ। तो यहाँ पर हम जो बात करेंगे, जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन्हीं पर बात करेंगे, ठीक है, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए बात कर रहे हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन की, WHO की। तो यह एक क्या है, यह एक स्वास्थ्य क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है। क्या है ये WHO? ये स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, विशेष एजेंसी है। इसकी स्थापना 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 194 है और 50 देशों में इसके कार्यालय होने के साथ साथ इसके कितने 6 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। तो ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट जिनको याद रखने की आवश्यकता है। यह एक अंतर सरकारी संगठन है, अपने सदस्य राष्ट्रों के स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से कार्य करता है। WHO ने 7 अप्रैल 1948 के कार्य आरंभ किया और इसीलिए 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। जानते हैं इसकी ऐतिहासिक जानकारी के बारे में। तो आपको बता दें, WHO ने जब अपनी स्थापना की तो इसी के पहले दशक के दौरान ही विकासशील जो देश थे वहाँ के लाखों लोगों को प्रभावित करने वाले विशिष्ट संक्रामक रोगों पर ध्यान केंद्रित किया। ठीक है, साथ ही साथ वर्ष 1958 से 1968 की समय में अफ्रीका में कई उपनिवेश स्वतंत्र हुए जो बाद में संगठन के सदस्य बन गए। WHO ने 1960 के दशक में विश्व रासायनिक उद्योग के साथ मिलकर कार्य किया ताकि ओनोकोसेरियोसिस और सिस्टोसोमियासिस, कौन कौन से, ओनोकोसेरियोसिस और सिस्टोसोमियासिस के रोग वाहक से लड़ने के लिए नए कीटनाशक इसने क्या किए थे, विकसित किए थे। अब आपको बता दें, बीमारियों एवं मृत्यु के कारण जो भी होते हैं उनकी नाम पद्धति का वैश्विक मानकीकरण करना अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संचार में WHO का महत्वपूर्ण योगदान था। WHO ने अपने तीसरे दशक में विश्व में चेचक उन्मूलन के क्षेत्र में बड़ी सफलता प्राप्त की। ठीक है, जो ये चेचक की जो बीमारी थी वो 31 देशों में 10 से 15 मिलियन लोग इससे प्रभावित हुए थे। तो इसी को बड़ी सफलता के साथ ही इसने प्राप्त भी किया। दूसरा पॉइंट है कि इस विशाल अभियान से वैश्विक स्तर पर बच्चों को प्रभावित करने वाले 6 रोगों जिनमें डिप्थीरिया, टिटनेस, काली खांसी, खसरा, पोलियोमाइलाइटिस एवं 6 रोग से टीकाकरण का विस्तार भी किया इसने। ठीक है,
राजनीतिक कारणों से लंबे असमंजस के बाद इस अवधि में WHO ने संपूर्ण विश्व में मानव प्रजनन पर अनुसंधान विकास को बढ़ावा देकर परिवार नियोजन के क्षेत्र में भी प्रवेश किया। मलेरिया एवं कुष्ठ रोग के नियंत्रण के लिए भी नए प्रयास किए। किस किस के लिए? मलेरिया एवं कुष्ठ रोग के लिए। और बच्चों को 6 रोगों के लिए जो टिटेनस मतलब जो टीका था उसका भी विस्तार किया। ठीक है, ये चीज़ देखने वाली चीज़ थी। WHO का जो चौथा दशक स्टार्ट हुआ तो उसमें इसने यूनिसेफ के साथ ही मिलकर वैश्विक सम्मेलन द्वारा यह सम्मेलन सोवियत संघ के एशियाई हिस्से में स्थित एक शहर अल्माता में आयोजित किया गया। इसमें जो प्रायोरिटी दी गई थी वो दी गई थी प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को और उससे संबंधित क्या उपाय हो सकते हैं उसको। ठीक है, इसके बाद WHO की स्थापना के 30 वर्षों के बाद 134 सदस्य राष्ट्रों ने समान प्रतिबद्धताओं की पुष्टि की, जो कि इसके ध्येय वाक्य सभी के लिए स्वास्थ्य में सन्निहित है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 1980 में सभी के लिए सुरक्षित पेयजल एवं पर्याप्त उत्सर्जन निपटान के प्रावधान हेतु की गई अंतर्राष्ट्रीय पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता दशक की भी घोषणा WHO द्वारा ही समर्थित थी। ये पॉइंट ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी द्वारा संपूर्ण विश्व में शिशुओं में होने वाली डायरिया नामक बीमारी पर नियंत्रण एक और बड़ी सफलता थी, जो कि बहुत ही सरल सिद्धांतों पर आधारित थी। ये ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी किससे संबंधित थी? इस टाइप से स्टेटमेंट पूछ लेता है। तो ये जो संबंधित थी वो शिशुओं में होने वाली डायरिया नामक बीमारी पर नियंत्रण करने के लिए ये बहुत ही सरल पद्धति थी। ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद बात करेंगे नेटवर्क की। तो वर्ष 1995 में जो कांगो है, कांगो में इबोला वायरस का प्रकोप जिससे WHO 3 महीने तक अनभिज्ञ रहा था और WHO ने वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी और अधिसूचना प्रणालियों को एक चौंकाने वाली कमी का खुलासा किया। वर्ष 1997 में WHO ने कनाडा के साथ मिलकर ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इंटेलिजेंस नेटवर्क को सभी जगह प्रसारित किया, जिसने संभावित महामारी की सूचना देने के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के रूप में कार्य करने हेतु इंटरनेट तकनीकी का लाभ उठाया। ठीक है, किसके साथ मिलकर? इसने कनाडा के साथ मिलकर WHO ने। ओके, चलिए बढ़ते हैं। WHO ने वर्ष 2000 में जो बात कर रहे थे हम क्या कहते हैं ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इंटेलिजेंस नेटवर्क की, तो इसे 2000 में क्या कर दिया? इसे चेंज कर दिया और इसे चेंज करके इसका नाम रख दिया ग्लोबल आउटब्रेक अलर्ट रेस्पॉन्स नेटवर्क। क्या रख दिया? ग्लोबल आउटब्रेक अलर्ट रेस्पॉन्स नेटवर्क, इसके साथ जोड़ दिया। इसने 120 नेटवर्क एवं संस्थानों को किसी भी संकट के प्रति तीव्र कार्रवाई करने के उद्देश्य से डेटा प्रयोगशालाओं में कौशल एवं अनुभव के साथ जोड़ दिया। किसने? ग्लोबल आउटब्रेक अलर्ट रिस्पॉन्स नेटवर्क। चलिए बढ़ते हैं उद्देश्य की तरफ। तो इसके उद्देश्य क्या थे? इसके उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संबंधी कार्यों पर निर्देशक एवं समन्वय प्राधिकरण के रूप में कार्य करना, संयुक्त राष्ट्र के साथ विशेष एजेंसियों, सरकारी स्वास्थ्य प्रशासन, पेशेवर समूहों, ऐसे अन्य संगठनों जो स्वास्थ्य के क्षेत्र से में अग्रणी हैं, इनके साथ प्रभावी सहयोग स्थापित करना और उसे बनाए रखना, सरकारों के अनुरोध पर स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए सहायता प्रदान करना, ये कुछ इसके उद्देश्य रहे हैं। बात करेंगे संचालन, तो संचालन में विश्व स्वास्थ्य सभा की बात करेंगे। तो विश्व स्वास्थ्य सभा संयुक्त राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधियों से बनी है। इसके संचालन में पहली बार बात करेंगे पहला जो है विश्व स्वास्थ्य सभा के बारे में। तो विश्व स्वास्थ्य सभा किससे मिलकर बनी है? ये इसके सदस्य राष्ट्रों के प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधियों से मिलकर बनी है। प्रत्येक सदस्य का प्रतिनिधित्व अधिकतम 3 प्रतिनिधि
यों द्वारा किया जाता है, जिनमें से किसी एक को मुख्य प्रतिनिधि के रूप में नामांकित किया जाता है। इन प्रतिनिधियों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनकी तकनीकी क्षमता के आधार पर सबसे योग्य व्यक्तियों में से चुना जाता है, क्योंकि ये सदस्य राष्ट्र के राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रशासन का अधिमान्य प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है। विश्व स्वास्थ्य सभा की बैठक नियमित वार्षिक सत्र और कभी कभी विशेष सत्रों में भी आयोजित की जाती है। बात करेंगे इसी क्षेत्र में विश्व स्वास्थ्य सभा के कार्य क्या हैं। तो इसके जो कार्य हैं वो नीतियों का निर्धारण करना है। यह संगठन की वित्तीय नीतियों की निगरानी करती है, बजट की समीक्षा और अनुमोदन करती है। WHO तथा संयुक्त राष्ट्र के मध्य होने वाली किसी भी समझौते के संदर्भ में आर्थिक एवं सामाजिक परिषद को रिपोर्ट करता है। ये थे इसके कार्य। अब बात करेंगे सचिवालय की। तो सचिवालय में महानिदेशक और ऐसे तकनीकी एवं प्रशासनिक कर्मचारी शामिल होते हैं जिनकी इस संगठन के लिए आवश्यक माना जाता है। विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुरूप बोर्ड द्वारा नामांकन के आधार पर विश्व स्वास्थ्य सभा के महानिदेशक की नियुक्ति की जाती है। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसकी नियुक्ति विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुरूप बोर्ड द्वारा नामांकन के आधार पर विश्व स्वास्थ्य सभा के महानिदेशक की नियुक्ति की जाती है। बात करेंगे सदस्यता एवं सह सदस्यता की। तो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य इस संगठन के सदस्य बन सकते हैं ऐसे क्षेत्रीय समूह जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संचालन के लिए जिम्मेदार नहीं हैं, उन्हें स्वास्थ्य सभा द्वारा सह सदस्य के रूप में नामांकित किया जा सकता है। अब बात करेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन का वैश्विक योगदान में देशी कार्यालय के बारे में बात करेंगे। तो मेन पर्पज़ हमारा देशी कार्यालय के बारे में बात करना है। तो देशी कार्यालय क्या है? तो ये संबंधित देश की सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन के बीच प्राथमिक संपर्क बिंदु होता है देशी कार्यालय। ठीक है। ये स्वास्थ्य मामलों पर तकनीकी सहायता प्रदान करने के साथ साथ प्रासंगिक वैश्विक मानकों और दिशा निर्देशों को साझा करते हैं। सरकार के अनुरोधों तथा आवश्यक मांगों को WHO के अन्य स्तरों तक पहुंचाते हैं। कौन? देशी कार्यालय। ये देश के बाहर किसी बीमारी के फैलने के बारे में मेजबान सरकार को सूचित करते हैं और उसके साथ ही मिलकर कार्य करते हैं। ठीक है, ये इसके कार्य थे। चलिए, WHO स्वयं भी एक अन्य संयुक्त राष्ट्र एजेंसी प्रदाताओं, गैर सरकारी संगठनों और निजी क्षेत्र के साथ समन्वय स्थापित करता है। बाकी जो टीकाकरण के लिए बचपन के 6 प्रमुख संक्रामक रोग थे उनके बारे में हम डिस्कस कर ही चुके हैं। तो ये किसके साथ मिलकर करता है? ये यूनिसेफ के साथ मिलकर करता है ना। चलिए बढ़ते हैं WHO द्वारा किए गए अन्य प्रयास की तरफ। तो इसके अन्य प्रयास क्या हैं? तो WHO ने कैंसर से निपटने के लिए अपने प्रयासों में वृद्धि की, जो समृद्ध राष्ट्रों की तरह भी अब विकासशील देशों में भी मौतों का कारण बन रहा है। तंबाकू पुरुषों एवं महिलाओं दोनों के लिए होने वाली मौतों का सबसे बड़ा कारण है। इन मौतों को रोकने के लिए WHO द्वारा प्रत्येक देश में तंबाकू के सेवन को प्रतिबंधित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। एड्स की विश्वव्यापी महामारी ने इस घातक यौन संचारित वायरस के प्रसार को रोकने के लिए बढ़ते वैश्विक प्रयासों के बीच WHO के लिए एक और चुनौती पेश की है। तो क्या चुनौती है वो? WHO ने HIV पीड़ितों के स्वपरीक्षण की सुविधा पर कार्य कर रहा है ये, ताकि HIV पीड़ित अधिक लोगों को उनकी स्थिति का पता न चल सके और वे सही उपचार प्राप्त कर सकें। HIV पीड़ित अधिक लोगों को, जो जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा पीड़ित हैं HIV के, उन लोगों को अपनी स्थिति का पता चल सके और वे सही मायने में उपचार कर सकें। अब बात करेंगे ये यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारत के लिए, क्योंकि यहाँ से स्टेट PCS में भी पूछ लेगा एग्ज़ाम। जो भी स्टेट PCS के जो एग्ज़ाम होंगे उनमें पूछ लेगा, साथ ही साथ जो वनडे एग्ज़ाम में है क्वेश्चन आते हैं उनमें ज़रूर पूछ लेगा। तो पहला पॉइंट तो यही बन जाता है कि भारत 12 जनवरी 1948 को WHO का सदस्य देश बना था। ठीक है। WHO का दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है ना। ये दोनों महत्वपूर्ण पॉइंट थे।
भारत में WHO द्वारा किए गए स्वास्थ्य संबंधी प्रयास किसके क्षेत्र में है? तो एक तो है चेचक के क्षेत्र में। वर्ष 1967 में भारत में दर्ज किए गए चेचक के मामले की कुल संख्या विश्व के कुल मामलों के लगभग 65% थी, जिनमें से 26,225 मामलों में रोगियों की मृत्यु हो गई। इस घटना ने भविष्य में होने वाली संघर्ष की विकट तस्वीर प्रस्तुत की और 1967 में WHO ने गहन चेचक उन्मूलन कार्यक्रम प्रारंभ किया। कौन सा? गहन चेचक उन्मूलन कार्यक्रम। WHO और भारत सरकार के समन्वित प्रयास से वर्ष 1977 में चेचक का उन्मूलन किया गया। फिर पोलियो के क्षेत्र में तो विश्व बैंक की वित्तीय एवं तकनीकी सहायता ने WHO द्वारा वर्ष 1988 में प्रारंभ की गई वैश्विक पोलियो उन्मूलन पहल के संदर्भ में भारत ने पोलियो रोग के खिलाफ एक मुहिम की शुरुआत की। पोलियो अभियान 2012। कौन सा? पोलियो अभियान 2012 भारत सरकार ने यूनिसेफ विश्व स्वास्थ्य संगठन किसके साथ मिलकर? यूनिसेफ के साथ मिलकर, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ मिलकर, रोटरी इंटरनेशनल और रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्रों की साझेदारी से 5 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को पोलियो से बचाव हेतु टीका लगवाने की आवश्यकता के बारे में सार्वभौमिक जागरूकता में योगदान दिया। इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप देखा गया कि 2014 में भारत को एंडेमिक देशों की सूची से बाहर रख दिया गया। ठीक है। WHO देश सहयोग रणनीति भारत नामक रणनीति को संयुक्त रूप से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत स्थित WHO के देशी कार्यालय द्वारा विकसित किया गया था। ये अब बात करेंगे वैश्विक स्वास्थ्य चिंताएं एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन में पर्यावरण प्रदूषण एवं जलवायु परिवर्तन के बारे में, यानी कि इसमें चिंता का विषय है एक पर्यावरण प्रदूषण एवं जलवायु परिवर्तन। तो किस तरीके से तो देखते हैं। पूरे विश्व में प्रतिदिन 10 में से 9 लोग प्रदूषित हवा में सांस लेते हैं। 2019 में WHO द्वारा वायु प्रदूषण को स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा पर्यावरणीय जोखिम माना था। ये करंट का मुद्दा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्पेशली UPSC और स्टेट PCS के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है। हवा के साथ सूक्ष्म प्रदूषक श्वसन रक्त संचार तंत्र में प्रवेश कर फेफड़ों, हृदय, मस्तिष्क को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे कैंसर, स्ट्रोक, हृदय और फेफड़ों की बीमारी जैसे रोगों से प्रतिवर्ष 7 मिलियन लोगों की असामयिक मौत हो जाती है। वायु प्रदूषण का प्राथमिक कारण जो है वो है जीवाश्म ईंधन का जलाना। आज भी लोग अपने घरों में जीवाश्म ईंधन का यूज करते हैं। भले ही हमारी हमारी केंद्र सरकार ने हमारे देश में उज्ज्वला योजना प्रारंभ की, लेकिन उसका लाभ उठाते हुए भी आज भी कई वो परिवार हैं जो अभी भी उसके लाभ नहीं उठा पा रहे हैं और उस योजना का ना लाभ उठाते हुए वो उससे बाहर हैं, तो वो जीवाश्म ईंधन का प्रयोग करते हैं। 30% आज भी जीवाश्म ईंधन का ही प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है। तो जो भी वीडियोस देख रहे हैं, सुन रहे हैं, है ना, वो अपने घरों में पढ़ने का मतलब एक सर्विस करना ही नहीं, बल्कि अपने घर को, अपने परिवार को जागरूक करके और होने वाली बीमारियों से भी बचाना होता है। तो वायु प्रदूषण का प्राथमिक कारण भी जलवायु परिवर्तन में एक प्रमुख योगदान करता है, जो विभिन्न प्रकार के लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। वर्ष 2030 से 2050 के दौरान जलवायु परिवर्तन के कारण प्रतिवर्ष कुपोषण, मलेरिया, डायरिया और हीट स्ट्रेस से 2,50,000 अतिरिक्त मौतें होने की संभावना जताई गई है। बात करेंगे गैर संक्रामक रोग की। तो गैर संक्रामक रोग हमने जो टेस्ट पेपर जो लगवा रहे हैं UPSC 2020 के नाम से जो सीरीज़ लगवा रहे हैं, तो उसमें जब पूछा था गैर संक्रामक रोग, तो अगर ये सारी चीज़ें अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो क्वेश्चन पेपर कैसे लगाएंगे, है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पर फिर से डिस्कस कर लेते हैं। हम पहले भी वहाँ डिस्कस कर चुके हैं, अब यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। गैर संक्रामक रोग मधुमेह, कैंसर, हृदय रोग संपूर्ण विश्व में कुल मौतों के 70% से अधिक
41 मिलियन लोगों की मृत्यु के लिए सामूहिक रूप से जिम्मेदार हैं। कौन कौन से रोग? गैर संक्रामक रोग। इन रोगों में वृद्धि के 5 प्रमुख कारण हैं। वो हैं तंबाकू का उपयोग करना, शारीरिक निष्क्रियता, शराब का अविवेकपूर्ण उपयोग, अस्वास्थ्यकर आहार, वायु प्रदूषण। 15 to 19 वर्ष के बच्चों में आत्महत्या मृत्यु का दूसरा कारण बना है। बात करेंगे वैश्विक इन्फ्लुएंजा महामारी के बारे में। तो WHO महामारी के संभावित कारणों को पता लगाने के लिए इन्फ्लुएंजा वायरस के प्रसार की लगातार निगरानी कर रहा है। 114 देशों के 153 संस्थान इस वैश्विक निगरानी एवं प्रतिक्रिया में शामिल हैं। चलिए इसी क्षेत्र में बढ़ते हैं नाजुक एवं सुविध परिस्थितियों के बारे में। तो 1.6 बिलियन से अधिक लोग उन स्थानों पर रहते हैं जहां दीर्घकालिक संकट, सूखा, अकाल, संघर्ष, जनसंख्या विस्थापन जैसी साझा चुनौतियां की स्थितियां होती हैं। कमजोर स्वास्थ्य सेवाओं के कारण वे बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रह जाते हैं। बात करेंगे रोगाणुरोधी प्रतिरोध के बारे में। तो ये एक ऐसी समस्या है जिसमें बैक्टीरिया, परजीवी, वायरस, कवक आधुनिक दवाओं के प्रति प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न कर लेते हैं, जिससे विभिन्न संक्रमणों का आसानी से इलाज करने में कठिनाई होती है। संक्रमण को रोकने में असमर्थता के कारण सर्जरी एवं कीमोथेरेपी जैसी गंभीर प्रक्रियाओं को अपनाना पड़ता है। दवा प्रतिरोध लोगों में एंटी माइक्रोबियल के अत्यधिक प्रयोग से उत्पन्न होता है। WHO द्वारा रोगाणुरोधी के विवेकपूर्ण उपयोग को प्रोत्साहित कर संक्रमण को कम करने और रोगाणुरोधी प्रतिरोध से निपटने हेतु लोगों में जागरूकता एवं ज्ञान वृद्धि के लिए एक वैश्विक कार्य योजना को लागू करने पर कार्य किया जा रहा है। चलिए बात करेंगे इबोला एवं अन्य गंभीर रोगजनक के बारे में। तो वर्ष 2018 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में 1 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले 2 अलग अलग शहरों में इबोला का प्रकोप देखा गया था। प्रभावित प्रांतों में से एक सक्रिय संघर्ष क्षेत्र भी है। तो WHO का अनुसंधान एवं विकास ब्लूप्रिंट उन बीमारियों और रोगजनकों की पहचान करता है जिसके कारण सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की स्थिति उत्पन्न होती है, परंतु उनके लिए प्रभावी उपचार तथा टीकों का अभाव होता है। WHO की सहायता से इबोला कई अन्य रक्तस्रावी बुखार जैसे कि जीका, निपाह, मध्य पूर्व श्वसन सिंड्रोम, कोरोना वायरस और गंभीर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जैसी वैश्विक स्वास्थ्य समस्याओं के निवारण के क्षेत्र में कार्य करता है। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं आमतौर पर लोगों की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के साथ पहला संपर्क बिंदु होता है। सभी देशों को अपने नागरिकों को जीवन भर व्यापक, सस्ती, समुदाय आधारित सेवाओं प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए। डेंगू के बारे में बात करेंगे तो यह एक मच्छर जनित बीमारी है जो फ्लू जैसे लक्षणों के कारण बनती है, जो गंभीर रूप से डेंगू से पीड़ित 20% लोगों में घातक एवं जानलेवा साबित हो सकती है, जो दशकों से एक गंभीर चुनौती बनी हुई है। बांग्लादेश और भारत आदि देशों में ये वर्षा ऋतु में बहुत अधिक संख्या में डेंगू के मामले सामने आते हैं। इन देशों में डेंगू से प्रभावित होने की अवधि में काफ़ी वृद्धि हो रही है। ये बीमारी नेपाल जैसे उन कम उष्णकटिबंधीय एवं अधिक समशीतोष्ण देशों में फैल रही है जिन्होंने परंपरागत रूप से इस बीमारी का सामना नहीं किया है। WHO की डेंगू नियंत्रण रणनीति का उद्देश्य 2020 तक डेंगू से होने वाली मौतों को 50% तक कम करना है। अब बात करेंगे HIV के बारे में। तो आपको पता ही है कि ऊपर भी डिस्कस किया था, HIV परीक्षण के संदर्भ में व्यापक प्रगति देखी जा रही है। लगभग 22 मिलियन प्रभावितों को एंटी रेट्रोवायरल उपचार प्रदान किया जा रहा है। प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस जैसे निवारक उपाय तक पहुंच स्थापित की जा रही है। आज संपूर्ण विश्व में 37 मिलियन लोग HIV से ग्रस्त हैं। 15 से 24 वर्ष आयु वर्ग की युवा लड़कियां और महिलाएं HIV से अधिक प्रभावित हो रही हैं, जो कि एक गंभीर समस्या है। WHO देशों के साथ साथ स्वपरीक्षण की शुरुआत का समर्थन करने के लिए काम कर रहा है ताकि अधिक से अधिक
HIV संक्रमित लोगों को उनकी स्थिति का पता चल सके और वे उपचार कर सकें। बढ़ते हैं WHO की संगठनात्मक चुनौतियों के बारे में। तो इसकी चुनौतियां क्या हैं? तो चुनौतियां ये हैं कि WHO देशों में सुरक्षित वित्त पोषण के बजाय मुख्य रूप से समृद्ध देश और बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन जैसी संस्थाओं द्वारा प्रदत्त फंड पर निर्भर है। WHO अभी भी जो क्या कहते हैं समृद्ध देश हैं उनके फंड पर और जो कुछ फाउंडेशंस हैं उनके फंड पर ही ये निर्भर है अभी। वर्तमान में WHO का 80% वित्त उन कार्यक्रमों से संबंधित है जिन्हें फंड देने वालों द्वारा चुना जाता है। WHO के महत्वपूर्ण कार्यक्रम अल्प वित्त पोषित हैं क्योंकि इन कार्यक्रमों को निर्धारित करने के लिए फंड देने वाली संस्था समृद्ध और विकसित देशों के बीच हितों का टकराव होता है। इसके बाद ये देखा जाता है कि वैश्विक स्वास्थ्य क्षेत्र में एक प्रतिनिधि के रूप में WHO की भूमिका को विश्व बैंक जैसे अन्य अंतर सरकारी निकायों द्वारा और बड़े प्रतिष्ठानों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है। वर्ष 2014 में पश्चिमी अफ्रीका में फैली इबोला महामारी को खत्म करने में इसके अपर्याप्त प्रदर्शन के बाद संगठन के प्रभावकारी सवालों के घेरे में आ गई। WHO में अपर्याप्त वित्त पोषण योजना, कर्मचारी एवं पदाधिकारी की कमी भी एक इसकी प्रमुख चुनौती है। तो ये थी WHO की प्रमुख चुनौतियाँ। तो इसीलिए फ्रेंड्स हमारा ये सेशन समाप्त होता है। अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जो चुनौतियां हैं ये चुनौतियां भी हमें याद रखने योग्य होंगी क्योंकि ये हमारे मेंस के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि WHO इतना अच्छा काम क्यों नहीं कर पाता है, क्योंकि इसकी ये कुछ चुनौतियाँ हैं। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट सेशन में।